तो आज का हमारा लेक्चर जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बोल रहे हैं, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी को पढ़ने से पहले आपको एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी तो आता ही नहीं है पता ही नहीं, तो कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ोगे? तो एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कि एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी होता क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी में एटम के कुछ ऑर्बिटल्स होते थे, वो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते थे और ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते थे, कुछ ऐसा होता था। फिर हमने उस एटॉमिक और अब ऑर्बिटल में हमने पढ़ा था एस के ऑर्बिटल, पी के ऑर्बिटल, डी के ऑर्बिटल और एफ के ऑर्बिटल। बट हमारे सिलेबस में जो ओवरलैपिंग है वो एस के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है और पी और एस के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, साथ ही साथ पी और पी के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। यही तो हुआ एसपीडीएफ। बट आप पहली क्लास में बैठे हो ना, आपको शुरू से बैठना चाहिए था। नीट से वापस आए और डिमोट हुए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, परेशान मत हो, धीरे धीरे सब सुन जाएगा। हमारे पास एस, पी, डी और एफ। एक बार वापस से रिकॉल करा रहा हूँ ताकि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अच्छे से समझ में आए। एस ऑर्बिटल होता था एक सिंपल, जिसे आप स्फेरिकल बोलते थे, याद है सबका? ठीक है। जब पी की बात करते थे तो हमारे पास तीन ऑर्बिटल पी के होते थे, तीनों के अलग अलग नाम थे, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। इसी तरीके से मैं डी की जब बात करता था तो हमारे पास डी के टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते थे। एक का नाम डी एक्स वाई होता था, एक डी वाई जेड होता था, डी जेड एक्स होता था, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर होता था। यहाँ पे पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये 5 ऑर्बिटल डी के थे। लेकिन जब हम लोगों ने बॉन्ड बनाने की बात की थी तो हमने डी के बारे में बात, डी तक पहुंचे नहीं थे, हमने सिर्फ एस और पी के बारे में बात की थी कि ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा हम लोगों ने सीखा था। यही हुआ था ना। चलो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में एक अभी तक और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, अगर किसी को याद हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हुआ करता था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्या कुछ इस तरीका का याद है? ये है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी, और इस एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी में इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता था। अब इसी का यूज करके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ने वाले हैं। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था उसमें मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था। किसके बारे में हुआ था? एटम के बारे में हुआ था। अब हम मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक और बात जो आपको बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि ये जो थियरी हम डिस्कस करने वाले हैं ये सिर्फ हमारे सिलेबस में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड होगा और उन एटम के लिए वैलिड होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 20 तक आए। इन दो चीज़ों के लिए हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वैलिड होगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? तो अब हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अच्छा, एक और बात, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिनको पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हेडिंग डालें पोस्टुलेट्स या फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। पहला फीचर, फर्स्ट, मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल थियरी में बॉन्ड बनाने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप कहेंगे सर एटॉमिक ऑर्बिटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते थे या वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल होते थे उसके जो इलेक्ट्रॉन होते थे वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते थे। ये एटम के लिए। सिमिलरली ऐसे हम मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे तो मॉलिक्यूल के लिए भी एक वैलेंस ऑर्बिटल या एक ऐसा ऑर्बिटल तैयार होगा जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा और हम उसे मॉलिक्यूल के लिए वैलेंस ऑर्बिटल बोलेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल का वैलेंस ऑर्बिटल, इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप बोल रहे हो, ये तैयार कैसे होता है? ये तैयार होता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए, अभी पोस्टुलेट्स नहीं लिख रहा, अभी बस समझना आ जाए बेटा। जैसे मैंने एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलाया तो क्या बन गया बेटा? H2। क्या ये दोनों एटम हैं? यस और नो। और ये क्या बना? मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए क्या हमने एटम की मदद ली? यस और नो। इसी तरीके से जब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार करना होगा तो हम किस ऑर्बिटल की मदद लेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल की मदद लेंगे। तो फर्स्ट फीचर्स लिखेंगे, इसमें लिखें द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ
द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, कंपेरेबल एनर्जी का मतलब सिमिलर एनर्जी लगभग हो, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री, कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री combine to form molecular orbital. ऑर्बिटल मैंने बोला एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो और जिनकी सिमेट्री सेम हो वो आपस में कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि सर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक सवाल और आया दिमाग में, ठीक है, क्या सवाल है कि एटॉमिक ऑर्बिटल दो कंबाइन हो रहे हैं तो क्या एक अकेला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? नहीं। याद करो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन भी सीखा था और मैंने हाइब्रिडाइजेशन में आपको ये बताया था जितने ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी सिंपल वही फंडा है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होंगे। नेक्स्ट फीचर यही है हमारा। फिर मानेंगे किसका? क्या बेटा? मानेंगे किसका? क्योंकि मॉलिक्यूल तो एक है बनेगा। हाँ, मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्बिटल दो होंगे। अभी इसके बारे में आगे जैसे जैसे फीचर्स आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने। लिखेंगे सेकंड फीचर लिखेंगे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed हाँ is equal to number of combining atomic orbitals, is equal to number of combining atomic orbitals, number of combining atomic orbitals। जैसे अगर मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, दो। तीन एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। चार एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? सिमिलर सिंपल ऐसे ही हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था। हमने बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन के दो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते थे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होता था, एक s और एक p होता था, मिलकर के दो sp तैयार होते थे। एक s और दो p मिलता था तो टोटल तीन sp2 तैयार होते थे, याद है ना। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वहां पर किसके इक्वल होता था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के। सिंपल यहाँ पे वही यही है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। नेक्स्ट पॉइंट, अब सवाल ये है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मैं एक सवाल और यहाँ पे बस ऐसे डिस्कस करना चाहूँगा सिंपली। एटॉमिक ऑर्बिटल को जब मैंने ओवरलैपिंग आपको सिखाया था तो मैंने आपको प्लस प्लस और प्लस माइनस की ओवरलैपिंग सिखाया था। दो टाइप की ओवरलैपिंग सिखाया था, एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग और एक नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या मेरी बात याद है थोड़ा बहुत? पॉजिटिव ओवरलैपिंग में मान लो P का पॉजिटिव नोड P के पॉजिटिव नोड से ओवरलैप करे तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, P का नेगेटिव नोड P के नेगेटिव नोड से ओवरलैप करे तो नेगेटिव ओवरलैपिंग। इसमें जो लोब होता था वो बढ़ जाता था, याद है, और अगर मैं अपोजिट कर देता था तो लोब क्या हो जाता था, कम हो जाता था। सिंपल यहाँ पे भी अब अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो दो तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, एक पॉजिटिव ओवरलैपिंग एक नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या जीरो ओवरलैपिंग से कभी बॉन्ड बनता था? नहीं, तो हम जीरो ओवरलैपिंग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। लिखेंगे when atomic orbital combine with, when atomic orbital combine with
with same phase or positive overlapping. Combined with same phase or positive overlapping. ठीक है, सेम फेज या पॉजिटिव ओवरलैपिंग से अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा तो वहां से फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा. एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज नोन एज molecular orbital formed is known as bonding molecular orbital. क्या नाम होगा? bonding molecular orbital. अगर मैंने ओवरलैपिंग इन सेम फेज की है बेटा तो क्या होगा बताओ? बड़ा हो जाएगा. तो जो ऑर्बिटल तैयार होगा उसका नाम क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्यों इसका नाम होगा अभी डिस्कशन करेंगे. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्यों होता है इसका नाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं. फोर्थ है. अब आप समझ गए होंगे कि अगर सेम फेज में ओवरलैपिंग हुई है तो अपोजिट फेज में भी तो ओवरलैपिंग हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इसी का जस्ट अपोजिट क्या लिखेंगे आप? व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन विद अपोजिट फेज. व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन with opposite phase. फिर से बोलो. When atomic orbital combine with opposite phase, the molecular orbital formed is known as anti-bonding molecular orbital. क्या नाम है बेटा इसका? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. फिर से एक बात पूछ रहा हूं, मैं आपसे बोलूंगा, आप भी मुझे तुरंत आंसर देंगे. पहले इसको नोट कर लो. मैं यहाँ पे बस ऐसे सिंपली, आपको पता है मेरे पास 2 मार्कर हैं. इन दोनों मार्कर की हेल्प से मैं ऐसे साइलेंटली मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा और आप बताएंगे कौन सा ऑर्बिटल तैयार हो रहा है. ठीक है, ये मान लो एक पी ऑर्बिटल है. ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है. इस पी ऑर्बिटल का ये पॉजिटिव सिंबल है और ये नेगेटिव. ये हेड है और ये टेल है. इस वाले पी ऑर्बिटल का ये हेड है और ये टेल है. अब मैंने आपको 2 टाइप की ओवरलैपिंग बताई थी, एक साइड बाई साइड ओवरलैपिंग और एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग. अब आपको समझना है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी 2 तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी 2 तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब आपको बस इतना बताना है, मैंने फिर से बोल दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में ओवरलैप करेंगे या नेगेटिव नेगेटिव आपस में ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम फेज में ओवरलैपिंग हुआ. और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में ओवरलैप करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ जाइए. ठीक है, तो अब सिंपली आप बताना. ठीक है, मैं ओवरलैप कराने जा रहा हूँ, आपको बस इतना बताना है. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब दूसरा बात, एक और यहीं पे एक राज की बात. आपको बॉन्डिंग, राज वाला मतलब वो सिमरन वाला राज नहीं, ठीक है, बच्चा है अभी ये. ठीक है, अभी देखना, मैंने आपको बताया था हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि साइड बाय साइड से अब आप बताएंगे सिग्मा बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग. ठीक है, फिर से सुनते हैं. सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग. ये उल्टा है ना, पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग. यहाँ से पक्का सिग्मा बॉन्डिंग. ठीक है, तो अब आपको जरा समझाता हूँ कि जब सिग्मा बनेगा तो 2 टाइप से सिग्मा बन सकता है. एक तो बॉन्डिंग सिग्मा
और एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा। अब पाई भी दो तरीके का बन सकता है, बॉन्डिंग पाई और एंटी बॉन्डिंग पाई। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ये नोट करें, तब तक मैं 1 मिनट में आता हूँ। जितने पॉजिटिव, हाँ, अगर पॉजिटिव आपस में ओवरलैप करेगा तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। मैंने आपको ये सिखा दिया है कि कब बॉन्डिंग होगा, कब एंटी बॉन्डिंग होगा, और साथ ही साथ सिग्मा का बॉन्डिंग कब होगा और पाई का बॉन्डिंग होगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग एक नए नाम से सीखेंगे, जो मैंने इतने सिंपल तरीके से आपको बता दिया। एनसीईआरटी ने इसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है। सर मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या होती है? समझा रहा हूँ, सबर रखो थोड़ा सा, ठीक है। अभी एक और बात, जब कोई भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसका नाम बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि उसी से बॉन्ड बनेगा, है ना। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि एंटी बॉन्डिंग से बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड उससे भी बनेगा, लेकिन मजबूरी में। आपसे बोला गया था, मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल सिखाया था, तो इस टाइम पे मैंने आपसे बताया था कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक स्टेबल ऑर्बिटल में जाना हो और एक अनस्टेबल ऑर्बिटल में जाना हो, तो सबसे पहले किस में जाएगा? स्टेबल में। अच्छा, स्टेबल ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती थी या ज्यादा? कम होती थी। तो बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन उसी में जाना चाहता है पहले, इसलिए उसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा? कम होगी। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट आप लिखेंगे या नेक्स्ट फीचर्स लिखेंगे। The bonding molecular orbital have lower energy. The bonding molecular orbital BMO लिख लेना, अगर पूरा ना लिखो। BMO का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर have नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल have lower energy, hence बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या कम? ज्यादा। Hence higher stability. Bonding molecular orbital have lower energy, hence higher stability. ठीक है। 6th पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। अब लोअर भी सिखा अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बताओ क्या होगा? एनर्जी हायर होगी या लोअर? हायर। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी। हाँ, बॉन्डिंग में लोअर एनर्जी है, तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? हायर एनर्जी। और स्टेबिलिटी बताओ क्या होगी? लोअर एंड लोअर स्टेबिलिटी। तो आप लोगों ने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में बहुत ही डिटेल में चीजों को सीख लिया, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। अब इसी चीज को मैंने जो इतने प्यार से इस मार्कर की मदद से आपको सिखा दिया, वही चीज मैं यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को नाम दूंगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसे इरेज कर दूं बेटा? लीनियर आ रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन चला दो ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। चला दूंगा बेटा सर, एसी भी तो बन जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, चला दूंगा। एसी फैन दोनों चला दूंगा, पैसा दिया पूरा उपयोग करो। नहीं होता कि जब पहले के जमाने में सही बात है। हाँ सही बात है, बोल रही सर हेडिंग जाता हेडिंग है मतलब अपनी कोचिंग है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसे इरेज कर दूं? अपनी ये तभी तो पढ़ रही पढ़ोगी। ऐसे चला दो बेटा। वही तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसी आप लोग ऐसे बोल सकते हो LCAO। LCAO का मतलब क्या हो गया? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आओ इधर देखते हैं। इस चीज को समझाने के लिए मुझे फिजिक्स के एक छोटे से टर्म का यूज करना पड़ेगा, जिसे जब ये हालांकि आपको क्लास 12th में कहीं वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं यहीं पे आपको इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ थोड़ा सा छोटा सा। होता क्या है कि
जब दो वेव होती है, मेरे ख्याल से आपको एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप बताते समय हमने वेव से सिखाया था, याद है किसी को? वेव। तो मान लो एक वेव ये है, अगर किसी को याद हो तो ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं अभी समझा दूं। मान लो एक वेव है ये, याद है किसी को ये? हाँ तो जब भी कभी एटॉमिक एक और ऑर्बिटल बनाई रस्सी थी। बांध के इमेजिनेशन वाली हाँ। रस्सी से करवाया था। इमेजिनेशन करवाया था ना रस्सी बांध के, ठीक है। Yes. तो ये एक वेव है, ये वेव बताता है, ये जो वेव का पॉजिटिव और नेगेटिव नोड है यही ऑर्बिटल का पॉजिटिव और नेगेटिव नोड है। ये वेव का पॉजिटिव नोड यानी कि ऑर्बिटल का पॉजिटिव नोड, वेव का नेगेटिव नोड यानी कि ऑर्बिटल का नेगेटिव नोड। अब जब मैं दो वेव को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराऊंगा, ये पहला वेव हो गया, ये आपका दूसरा वेव हो गया, तो दो तरीके से ओवरलैप करा सकता हूं बेटा। कैसे? जैसे मान लो ये तुम्हारा एक वेव है, ये वाला एक वेव है, इसका पॉजिटिव नोड ऊपर है, नेगेटिव नोड नीचे है, तो दूसरा वाला वेव का भी पॉजिटिव नोड ऊपर और नेगेटिव नोड नीचे, और इन दोनों को आपस से आकर के ऐसे ओवरलैप करा सकता हूँ। यस सुनो, पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर और नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर। लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ऐसे भी तो ओवरलैप करा सकता हूँ, यानी कि पॉजिटिव का नेगेटिव के ऊपर और नेगेटिव का पॉजिटिव के ऊपर। दो तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है। सबसे पहले मैं पॉजिटिव का पॉजिटिव के ऊपर ओवरलैपिंग कराने वाला हूँ, यानी कि सेम फेज में ओवरलैपिंग हूँ कराने वाला हूँ। अच्छा अभी देखना, जब मैं सेम फेज में ओवरलैपिंग कराने वाला हूँ, ध्यान से सोच समझ के आंसर देना बेटा। ये मेरा एक रिजल्टेंट वेव होगा, मेरे पास दो वेव ये है और एक फाइनल रिजल्टेंट वेव मैं यहाँ से नहीं बल्कि इस तरफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों को आपस में कंबाइन करा करके एक रिजल्टेंट वेव बनाऊंगा। अगर मैंने आपसे कहा, अब फिर से समझें, ये मान लो एक एटम ए के लिए है और ये एक एटम बी के लिए है, दोनों एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहा है और एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल तैयार कर रहा है जिसे हम बोल रहे हैं ए बी। ठीक है, तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल तैयार होकर के ए बी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसको समझेंगे। एक और बात शायद याद करा दूं कि इसको मैं चाई ए लिखा हुआ करता था और इसको मैं चाई बी लिखा करता था। कुछ लोग इसे साई पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे चाई पढ़ते हैं। क्या ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है? नहीं, ये वेव फंक्शन है। जब मैं इसको स्क्वायर कर देता था तो क्या बन जाता था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन जाता था। याद आ गया? ठीक है। अब मैंने कहा था कि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट अगर इसी का स्क्वायर कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बन जाता था। कुछ टर्म नीचे आते थे, स्क्वायर करने पे वो पलट जाते थे, नोड बन जाता था। याद है? ये सारी बातें यहाँ पे मैंने एक साथ यूज कर लिया है। अगर उन सारी बातें याद नहीं आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये सोचो कि चाई ए और चाई बी को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा रहे हैं और इस बार जो ओवरलैपिंग है वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा। इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब इसका पॉजिटिव वाला उठाओ, इसके पॉजिटिव वाले पे डाल दो, ठीक है, और इसका नेगेटिव वाला उठाओ, उसको नेगेटिव वाले डाल दो। मान लो ये +5 है और -5 है, मान लीजिए ये +4 है, ये -4 है। जब एक दूसरे से कंबाइन होगा तो ये क्या हो जाएगा? +9 और ये क्या हो जाएगा? -9। तो यानी कि ये वाला पोर्शन भी बढ़ जाएगा और ये वाला पोर्शन भी बढ़ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से ए बी के लिए लिखने की कोशिश करूँ तो क्या वही बेटा सेम उसमें आप देखेंगे कि इसका जो ऊपर वाला नोड होगा वो बढ़ के आएगा और नीचे वाला नोड भी क्या आएगा? बढ़ के आएगा। क्लियर है? आपने कहा दोनों को सर आपने ऐड करा दिया, हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे जो चाई आर आएगा या ए बी आएगा, क्या वो ऐसे लिख देंगे साई ए प्लस साई बी। क्लियर है या नहीं? मैंने दोनों को ऐड करा दिया। इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हमने सेम फेज को ओवरलैप कराया है? हाँ, इस सेम फेज को ओवरलैपिंग को ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। मैंने सिंपल शब्दों में लिखाया था ओवरलैपिंग इन सेम फेज। और इससे जो आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस है, ये भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस है। क्या मैंने बात सही लिखी है? सही बोली है? फिर से जब मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा था तो मैंने बोला था साई ए और साई बी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तब तक जब तक हम इसको स्क्वायर ना करें। तो मैं चाहता हूं कि इसको स्क्वायर कर दूं। तो जब मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो बताओ बेटा क्या आएगा? साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। क्या यही आएगा? यस और नो? और आप लोगों ने मोदी जी की भाषण को अच्छे से सुना होगा। अगर किसी ने मोदी जी की स्पीच सुना हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहाँ से आता है वो एक्स्ट्रा 2ab? आया कि नहीं? इसको मैं कर देता हूँ। तो मैंने कहा साई a का स्क्वायर प्लस साई b का स्क्वायर प्लस 2 साई a प्लस साई b। बताओ जल्दी से, इधर सुनो।
क्या साई ए स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ ए है? क्या साई बी स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ बी है? और ए बी स्क्वायर होना चाहिए था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ ए बी, वो इन दोनों की स्क्वायर के बराबर होना चाहिए था। ये कहाँ से आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में ओवरलैप करते हैं तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? उम्मीद कितने की थी? साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर, और उससे ज्यादा बढ़ गया। कितना ज्यादा बढ़ गया? 2 साई ए इंटू साई बी। अब इसको मैं ऐसे समझा देता हूं। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे और ये क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों क्या है? एटॉमिक। और ये दोनों क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। तो आपने कहा कि सर दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिलाया तो क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। इसको ऐसे समझते हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास क्या था? ये रहा, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। और एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस आपको ऑर्बिटल सिखाया गया था, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। जब ये दोनों सेम फेज में मिलते हैं ना बेटा, तो उस टाइम पे दो न्यूक्लियस के एक दूसरे के पास आने से रिपल्सन बढ़ता है। और ये कह रहा है कि नहीं, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। इसका मतलब कि किनारे पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हो रहे होंगे? कम हो रहे होंगे, क्योंकि भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही रहेंगे। बस इस बार जो किनारे पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे उन इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी कम हो गई और दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अब दो न्यूक्लियस के एक दूसरे के पास आने पर रिपल्सन होता था और रिपल्सन होने से एनर्जी बढ़ जाती थी। तो क्या अभी रिपल्सन कम हो जाएगा? यस और नो? क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन बढ़ गया। तो अट्रैक्शन बढ़ गया तो रिपल्सन कम होगा। दोनों न्यूक्लियस के बीच में अब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो क्या न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सन कम हो गया? और रिपल्सन कम हो गया तो एनर्जी भी कम हो गई। और कम एनर्जी वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसका नाम, कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका नाम क्या था? बॉन्डिंग। एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम थी, क्या था? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ से जो ऑर्बिटल तैयार हुआ इसका नाम क्या है बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। एनर्जी से कम होने से स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। अब इलेक्ट्रॉन यही रहना चाहेंगे या नहीं? रहना चाहेंगे ना। तो यहाँ से हमने एक ऑर्बिटल नया बना लिया और वो ऑर्बिटल है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपने कहा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस, यहाँ पे लिख दूं, रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस, बताओ डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। मैं मिनिमम लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? या फिर लोअर लिख देता हूँ। अच्छा, रिपल्सन के लो होने से या कम होने से एनर्जी कम, स्टेबिलिटी एनर्जी डिक्रीज कर गई या लेस हो गई। अच्छा, एनर्जी के लेस होने से स्टेबिलिटी क्या हो गई बेटा? स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? इंक्रीज कर गई, यानी कि मोर हो गई। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैंने आपको बॉन्डिंग के, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो दो तरीके से बन सकता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग और साइड बाय साइड, यानी कि बॉन्डिंग के दो हो सकते हैं, एक सिग्मा बॉन्डिंग और एक पाई बॉन्डिंग। इसीलिए मैं इस बॉन्डिंग के आगे का चल के दो बॉन्डिंग बताऊंगा, एक सिग्मा बॉन्डिंग और एक पाई बॉन्डिंग। क्या नाम होगा? पाई और सिग्मा। इसको सिंपली सिग्मा और पाई के रूप में लिखूंगा। अब ये पॉइंट आपने आप नोट करेंगे, लेकिन नोट करने से पहले एक बार फाइनल ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। जल्दी मुझे बताओ, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में ओवरलैप करेंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होगा। जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होगा, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किसके बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं? न्यूक्लियस के बीच में। इसलिए एनर्जी कम होगा या ज्यादा? कम हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन कम हो गया। तो एनर्जी कम होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसलिए हमने इसको नाम दे दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये डिपेंड करता है कि आप हेड टू हेड ओवरलैप करा रहे हो या साइड बाय साइड ओवरलैप करा रहे हो।
अगर हेड टू हेड ओवरलैप कराओगे तो यही सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, और साइड बाय साइड करा रहे तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी से इसको सर अपने पता करने का तरीका है? बताऊंगा। अब डिस्कशन करेंगे अपोजिट फेज का, ठीक है। तो मैंने इसका जो ओवरलैपिंग इस बार कराया है ये अपोजिट फेज में कराया है। क्या ये हुआ? हाँ अब इन दोनों से जो रिजल्टेंट मिलेगा बेटा वो क्या बनेगा बताओ? तो छोटा है। छोटा छोटा क्या छोटा होगा ना? यस सर। चलो इसका रिजल्टेंट में यहीं पे नीचे ही लिख देते एक पॉजिटिव और नेगेटिव। हैं। हाँ वही तो मैं अच्छा भी नहीं लग रहा था। ये दोनों आपस में, ये देखो ये पॉजिटिव पोर्शन ये नेगेटिव पोर्शन के साथ, और ये नेगेटिव पोर्शन ये पॉजिटिव पोर्शन के साथ, जब अपोजिट ओवरलैप करेगा तो क्या अपोजिट फेज में हो रहा है ना, यस और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस माइनस ये छोटा। बस। तो छोटा हो जाएगा। हाँ। पिछली बार बड़ा हो गया था, इस बार छोटा हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि ये हो गया आपका, सर ये कैसे देखेंगे कि हमने ग्राफ कैसे बनाना है? वैसे भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? सोच। ऐसे करके। हाँ ऐसे बना सकते थे। ये बड़ा है या ये बड़ा है? कौन सा बड़ा है? रिजल्टेंट ऊपर जाएगा नीचे? रिजल्टेंट ऊपर होगा ना। अगर ये बड़ा होता तो रिजल्टेंट नीचे जाता। ठीक है, तो ये रहा। अब जल्दी से मुझे बता दो, यहाँ के केस में अगर मैं साई ए बी की वैल्यू लिखता तो आप क्या करते? साई ए प्लस सॉरी माइनस साई बी का होल स्क्वायर। सर वो पॉजिटिव और नेगेटिव फेज जो है गिवन होगी इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू? पॉजिटिव अभी नहीं, मैं चांसेस देख रहा हूँ, कोई वैल्यू गिवन नहीं है। इतना ज़्यादा आप हाई लेवल पे नहीं पढ़ रहे हो कि वैल्यू गिवन होगा आप कैलकुलेट करोगे। मैं चांसेस देख रहा हूँ, ठीक है। सर वो इसमें स्क्वायर करेंगे। तो अब चूंकि हमें पता है, Yes, ये बात sir. हमें पता है यस कि हमें तो स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। तो बताओ साई ए बी की स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होगा? साई ए प्लस साई बी का होल। सर माइनस आएगा बीच में। पहले माइनस अच्छा सॉरी गलती हो गई बाबू, गलती हो गई। ये हो जाएगा साई ए का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस साइन ए माइनस 2 चाहिए। चाहिए। सर एक्स्ट्रा आ गया कम हो गया भाई माइनस कम हो गए। अब अगर ये कम हो गए हैं तो जब इन दो, अब जब इन दो ऑर्बिटल को आपस में ओवरलैप कराओगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अच्छा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने रहेंगे ही, लेकिन अगर चांसेस इस एक तरफ कम हुए हैं तो दूसरी तरफ बढ़ जाएंगे। यानी कि इस बार इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस आप न्यूक्लियस के पीछे देख पाओगे। अरे इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा रिपल्शन ज्यादा होगा ना हाँ इसमें एनर्जी ज्यादा होगी। तो क्या इस बार इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस आपको पीछे दिख रहा है हाँ। न्यूक्लियस के? इसका मतलब रिपल्सन बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। तो इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस मोर हायर अच्छा रिपल्सन ज्यादा होने से एनर्जी बता दो। ज्यादा ज्यादा एनर्जी हायर, और अगर एनर्जी हायर है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्लियर है ना? तो ये हो गया आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें रिपल्सन कम हो, ज्यादा होने की वजह से एनर्जी ज्यादा हो जा रही है, एनर्जी ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जा रही है। इसे दो तरीके से ये भी बन सकता है, कौन कौन सा? सिग्मा एंड पाई। अब क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा है तो इसे स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार और साथ ही साथ पाई स्टार। तो स्टार क्या बता रहा है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा स्टार हो गया तो एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा, और पाई स्टार हुआ तो एंटी बॉन्डिंग वाला पाई, और सिग्मा हुआ तो बॉन्डिंग वाला सिग्मा, और पाई हुआ तो बॉन्डिंग वाला पाई। चार तरीके से अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। चलो इसको नोट कर लो, फिर इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। नहीं ऐसा नहीं कि मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी कम होगी ना, कम पाए जाने के चांसेस है, तभी तो रिपल्सन ज्यादा होने के चांसेस। अच्छा केमिस्ट्री में ज्यादातर चीजें हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते ऐसा ही होगा, हम चांसेस लेके चलते हैं, हो सकता है। ये एक शेयर मार्केट की तरह है, यही आप चांसेस हो सकता है कि ये आज एक न्यूज आई है तो ये शेयर ऊपर चला जाए, लेकिन होगा ही ये जरूरी
अच्छा इधर देखते हैं, मैंने अगर इसका एनर्जी डायग्राम बनाया, एनर्जी डायग्राम आप लोगों को ये स्कूल में सिखाया गया होगा, तो मैं इधर इसको एक सिंपल शब्दों में सिखा देता हूँ। चैप्टर नहीं ये पढ़ाएंगे। एनर्जी, ये एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि जैसे इससे नीचे से ऊपर जाऊंगा एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। इस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम है चाई। इसी तरीके से एक और एटॉमिक ऑर्बिटल है सेम एनर्जी वाला, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका नाम क्या है बेटा? चाई। ठीक है, मैंने बोला जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो रहे हैं। तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होंगे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। जिसकी एनर्जी कम होगी, देखो ये रहा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी का लेवल। तो इस जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होंगे, एक नीचे और एक ऊपर। इसका रीजन क्या है कि क्या बेटा? और सर एक की कम की होगी, एक की ज्यादा। अभी तो सिखाया, ये कम और ज्यादा ही तो यही तो हो रहे हैं, यानी कि दो चांसेस हो सकते हैं ना, एक सेम फेज में ओवरलैप करें और एक अपोजिट फेज में ओवरलैप करें। अगर वो सेम में फेज, कर रहे हैं। ये कौन सी फेज में ओवरलैप करें? अपोजिट सेम। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अभी एनर्जी कब कम हुआ था? जब सेम फेज में ओवरलैप किए थे, और ये अपोजिट फेज में ओवरलैप करें, इसलिए इनकी एनर्जी ज्यादा हो जा रही है। ये देखो एनर्जी अभी भी लिखा हुआ है इधर। हाँ। तो अब आप कहेंगे कि सर ये जो ऑर्बिटल तैयार हुआ है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, चाहे ये भी कौन सा है, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो है चाहे ये भी, वो क्या है बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है कि नहीं? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो गई, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो गई। तो यहाँ पे ये कौन सा, यहाँ पे लिखूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कौन सा है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है आपका, सॉरी मैं नीचे लिख देता हूँ, ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल और ये क्या है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो बीच में क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बीच वाली जो लाइन आएगी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की है, और ये किनारे किनारे वाले क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने कहा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, एक की एनर्जी ज्यादा होगी, एक की एनर्जी कम होगी। जिसकी एनर्जी कम होगी उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। रीजन क्या है? जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन कम किस में जाना चाहेंगे? जिसकी एनर्जी कम है या ज्यादा? जिसकी एनर्जी कम है तो किस में जा रहे हैं? तो दोनों ऊपर इलेक्ट्रॉन वाले में नीचे वाले में जा रहे हैं। इसमें जा रहा है ना। हाँ ठीक है सर। इसको किसने कैप्टन बनाया? ओके, तो यहाँ पे है साई ए बी, जिसका मतलब हुआ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से दोनों से एक जगह आ गए, वो यहाँ पे आ गए, ये खाली रहा। लेकिन दिखाना पड़ेगा कि एक और ऑर्बिटल तैयार हुआ है, भले जो खाली है। लेकिन अगर मैं यहीं पे, अगर मैं ये ऑप्शन में दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन रखता, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन रखता, तो इसके एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते और एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते, क्योंकि अब मजबूरी हो जाती ना, क्योंकि यहाँ तो बन गया, तो एक और मजबूरी है यहाँ पे जाना ही। तो मैं अभी फिलहाल एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ आपको, इसके बाद आगे समझेंगे। अच्छा, तो तीन होते तो स्टेबल वाले के पास दो होते, ऊपर वाले के पास एक। ऊपर वाले के पास एक होते। कितने समझदार हो तुम लोग। ठीक है, तो जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और उसके बाद फिर इसके कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे कि क्यों आखिर ये कंबाइन होंगे, तब जाके आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक बार इसको फाइनली फिर से समझते हैं। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। पहला चांस हो सकता है ये दोनों ऐसे सेम फेज में ओवरलैप करेंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ गई? अच्छा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ने से एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ गई, यानी कि कौन सा ऑर्बिटल तैयार हुआ? ये ऑर्बिटल तैयार हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हर बार ओवरलैप करेंगे, चांसेस ऐसा हो सकता है कि इसके कुछ पोर्शन ऐसे ओवरलैप करें, और जब इसका ये वाला पोर्शन ऐसे ओवरलैप करेगा उस टाइम पे एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और क्या तैयार होगा? एंटी बॉन्डिंग। तो इसीलिए जब मैंने दो एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में ओवरलैप कराया तो दोनों चांसेस लेके चला। 50% चांस ये है कि वो दोनों ऐसे ओवरलैप करेंगे, 50% चांस है कि दोनों ऐसे ओवरलैप करेंगे, 50% चांस है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और 50% चांस है कि एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बनेगा दोनों,
दोनों बनेगा इक्वल अमाउंट में। अगर एक बॉन्डिंग है तो एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी। क्लियर है ना? सर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे पता करेगा? ये वाला एम जो लिखा है PM AM, जैसे Atomic orbital। अच्छा थैंक इसे यू atomic दादाजी orbital। बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर से भी ज्यादा टैलेंट तो है यार तुम लोगों में। फूल फूल क्यों? गलतियां निकालने का टैलेंट। स्टेज ही नहीं चलो ठीक है डन। आप हेडिंग डालेंगे कंडीशन। कौन कौन से ऐसे कंडीशन है, कौन कौन सी ऐसे कंडीशन है जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो सकते हैं? कंडीशन फॉर कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कंडीशन फॉर कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये तो लिखवा दी ना। कंडीशन कहाँ लिखवाया है? सर ये लिखवा दी जो आपने पोस्टुलेट लिखवाए थे ना, उसमें से ये बस एक पॉइंट लिखो। Combining, सर हेडिंग क्या बोले आप? Atomic Condition orbital। of the Combination of atomic सबर सबर सबर, Atomic फिर से बोल रहा हूँ, इस बार कान और में सरसों का तेल डाल के थोड़ा सा हाँ लिखो। कंडीशन फॉर कंबाइनिंग Atomic। एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तुम्हें समझ ही नहीं आता है यार। Atomic। सिर्फ लीनियर को समझ में आता है। लीडर को रोना मत बेटे, रो देगी तो सैलाब आ जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद किसी को तैरना आता है। नहीं आता है। फिर उसकी उसका आंसू में इंतजाम डूबे कर लो। क्या नहीं आता? लाइफ जैकेट देखा है? तैरना नहीं आता? इसको नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। अभी हेडिंग डालेंगे मैंने एक हफ्ता सीखा था स्कूल की तरफ से, उसका छुट्टी 20 रुपए देके ना। अबे फ्री में। लेकिन पहला कंडीशन, पूरा वर्क पूरा। फर्स्ट हाँ, कंडीशन, हमारे में भी। the combining atomic orbital must have the combining atomic orbital must have The combining atomic orbitals combining atomic orbitals must have अरे CA लिख दो। combining atomic orbitals Must must have same Same। same or nearly same energy, और same or nearly same energy. Next point. The combining atomic orbital must have सर नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ next point. Combining atomic orbitals must have same symmetry about the molecular axis. About the molecular axis. Must have दूर संचार यंत्र बंद करना बेटा अपना। तो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर एक्सिस। अब इसको समझने की कोशिश Symmetry करते हैं। about ये तुम्हारा जो ना पिच है ना वॉइस का, ये कुछ ज्यादा ही है। इसको तुम जरा इसको कुछ ऐसा चीज खिलाया करो यार जिससे पिच कम हो जाए इसकी। लेकिन जो धक्का फिर से बोलो, फिर से बोलो। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा मैं पहले ये क्लियर कर लेते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों को ओवरलैपिंग सिखाया गया था। Px हमेशा Px के साथ ओवरलैप करेगा, Py हमेशा Py के साथ ओवरलैप करेगा, Pz हमेशा Pz। ऐसा नहीं हो सकता कि Px Py के साथ ओवरलैप करे। यही है मॉलिक्यूलर एक्सिस। ऐसा एक्सिस बदल आप नहीं सकते, ठीक है ना। तो हमेशा ये सेम एक्सिस में ओवरलैप करेगा। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। और सर किसी में पीवाई है ही नहीं तो Py है ही नहीं। नहीं सर, अगर पीवाई तो होगा दूसरे वाले में जो एक में बोलना Py क्या डी का चाहते हो? जो डी ऑर्बिटल है उसका D का ओवरलैपिंग बताया क्या? क्या फिटनेस आ रहा है? कोई बात नहीं, सर को पीटे एक होता है बेटा। सर ने बताया था बहुत बड़ा नहीं लिखा। The combining the फिर नेक्स्ट पॉइंट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप। Combining atomic orbital must overlap to maximum extent. Combining atomic orbital must overlap to maximum extent.
यानी कि इन तीन कंडीशन, पहला तो सिमेट्री सेम होना चाहिए, दूसरी एनर्जी सेम होना चाहिए, और जब वो दोनों ओवरलैप करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये तीन बेसिक कंडीशंस होती हैं जिसपे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। अब इस चैप्टर का सबसे मुख्य भाग या इस टॉपिक का सबसे मुख्य भाग हम डायग्राम्स बनाने वाले हैं ऑर्बिटल्स के एनर्जी देखेंगे। हेडिंग डालेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले देखो ओवरलैपिंग। इससे पहले कि मैं कुछ और सिखाऊं, छोटी सी बात पहले बता देता हूँ। अब ओवरलैपिंग हम लोगों ने एटॉमिक ऑर्बिटल में आपको बताता हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल आपने कहा था सर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल पहले सिखा देता हूँ। कौन सा होता है 1s 2s 2px 2py एंड 2p। हमें बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर सब्र रखो, अभी सब्र रखो। मैंने आपको बताया था जब 1s ओवरलैप करेगा किसी 1s के साथ तो जितने ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होंगे। तो मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होने चाहिए? अब s और s के ओवरलैपिंग से अब एक और बात यहीं पे लिख देता हूँ, नहीं तो आप हो सकता है आप लोग भूल गए हो, पिछले जन्म की बात थी। s और s के ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा। ठीक है, ये कब पढ़ाया था? ये पढ़ाया था सर, पढ़ाया था। याद करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। इसी में मुझे डाउट था। यार ये तो पढ़ाया था, बहुत आता है इनको, ये पढ़ाया था। यहीं पर तो बीच पहले s और p के ओवरलैपिंग से सिग्मा। अब pz और pz के ओवरलैपिंग से सिग्मा। px और px के ओवरलैपिंग से सिग्मा। डंडा लेकर आओ। क्यों ये भाई? अच्छा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये देखना जाके घर पे, अब पापा को भी दिखाना। ओके, तो ये px के ओवरलैपिंग से पाई बना, py के ओवरलैपिंग से पाई बन गया। ठीक है, मैंने एक्सिस बोला था, जेड एक्सिस पे ओवरलैपिंग चल रही है, जिस एक्सिस पे ओवरलैपिंग चलती है वही सिग्मा। और मैंने आपको बताया था ज़्यादातर 99% बुक वालों ने हमेशा एक्सिस क्या माना है? जेड माना है, इसलिए pz पे ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा। ये बात क्लियर? अच्छा, हाँ समझ गया। हाँ, इसके साथ भी यही दिक्कत है। अब इधर आ जाओ, मैं भूल गया था। अब इधर आ जाओ। मैंने कहा 1s, ठीक है। जब 1s किसी 1s से ओवरलैप करेगा तो पहले तो ये क्लियर करते हैं कि बॉन्ड सिग्मा या पाई, सिग्मा बनेगा। और चूंकि एस एस ओवरलैप कर रहा है तो दो सिग्मा बनने चाहिए। कौन से? एक बॉन्डिंग वाले सिग्मा और एक एंटी बॉन्डिंग। तो जब इसके दो सिग्मा बनेंगे तो एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s लिखूंगा, क्योंकि आपको बताया था जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग। तो हमने एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, एक सिंपल और एक स्टार बना लिया। अब सवाल ये था कि सिग्मा बनेगा या पाई, तो हमने उसको भी बहुत ही आराम से कंसीडर कर लिया कि एस और एस के ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है, तो 1s के ओवरलैपिंग से सिग्मा और सिग्मा स्टार बनेगा। क्लियर है? सिमिलरली जल्दी से मुझे बताओ 2s ओवरलैप करेगा तो दो बॉन्ड बनेंगे, दो चीजें बनेंगी। हाँ, अब इसमें बताओ 2s में दो बनेंगे। अब ss की ओवरलैपिंग से तो सिग्मा ही बन रहा है, तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। क्लियर हो गया? ठीक है, अब पहले pz वाला देख लेते हैं। ठीक है, pz में क्या बनेगा? सिग्मा या पाई? एक सिग्मा 2pz और एक सिग्मा 2pz। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी इसमें बताना बेटा क्या होगा? पाई 2px और इसका अच्छा, इसका बताना पाई 2py और क्या ये बात क्लियर हो गई? तो जब हम लोगों ने एटम को आपस में ओवरलैप कराया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हुए।
सवाल ये था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो भी तैयार हो रहे हैं वो सिग्मा बनेंगे या पाई, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस पुरानी बातें याद दिला दी कि कब सिग्मा बनेगा कब पाई, और फिर हमें ये भी बता दिया कि जब ओवरलैपिंग हो रही तो दो तरीके से ओवरलैपिंग होगा, सेम फेज और अपोजिट फेज में। सेम फेज में बॉन्डिंग और अपोजिट फेज में एंटी बॉन्डिंग। तो इसीलिए 1s की ओवरलैपिंग से दो, एक सिग्मा 1s एक सिग्मा स्टार 1s, 2s की ओवरलैपिंग से सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, 2py चूंकि एक्सिस मैंने जेड लिया है तो 2pz की ओवरलैपिंग से सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। और अब इसके अब पता चल गया py px से क्या बनेगा, पाई इधर लिखा हुआ है, तो पाई 2px एंड पाई स्टार 2py, फिर पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। अब एक समस्या आ गई। समस्या ये है कि हम लोगों ने एक ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, याद है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल, और मैंने आपको उसमें एक ट्रिक दिया था, याद है? याद रखने का ट्रायंगुलर मॉडल। यस सर, यस सर। और उससे आप लोग क्या करते थे, वो लीनियर यादव राइट ट्रायंगल था। हाँ ठीक है, लीनियर ट्रायंगल पर रोल दिया था ना उसको ना, ठीक है। अच्छा इसके नाम पे तो तभी आ रही है कोई। अब इधर देखते हैं, सिमिलर वही सेम काम यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल के बजाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी का लेवल क्या है। एक बार वो ट्रिक फिर से बता देता हूँ, याद करा देता हूँ। सर मैं कोई बात नहीं, ठीक है भाई, ठीक है, एक बार वो ट्रिक याद दिला देता हूँ, हो सकता है सबको याद ना हो। ओके, तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया था ऐसे, लीनियर बनाया कि ये ट्रायंगल। चल बंद करो, कॉपी बंद करो, बंद करो उसको, 1s2 बंद करो उसको, बंद करो। एक बार परफेक्ट बहुत पीछे लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है? उस ट्रायंगल में एक तरफ S लिखते चले जाते हैं और एक तरफ P लिखते चले जाते हैं और ऐसे लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। S पूरी तरह से एक तरफ हो गया, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। 8s भी है। कोई बात नहीं, 8s 9s हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब लीना ने बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s ये बन गया। एक तरफ हो गया 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p, ठीक है, ये हो गया। बीच में दो लाइनें छोड़ दी और क्या बनाया, D बनाया। D हमेशा 3 से स्टार्ट होता है, 3 में D होता है, तो 3D यहाँ पे 3 से स्टार्ट होता है, तो मैंने वहाँ पे 3 लाइन से शुरू भी कर दिया, 3D 4D 5D एंड 6D। फिर से दो लाइन छोड़ना है, पिछली बार मैंने दो लाइन छोड़ा था, देखो दो लाइनें छोड़ा था, इस बार फिर से दो लाइन छोड़ दोगे। और F हमेशा 4 से स्टार्ट होता है, तो 4F 5F, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कैसे हो गया, सबसे कम एनर्जी 1s की, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, 4s की, 3d की, 4p की, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d एंड 6p, 7s 5f 6d एंड 7p। ये इसका एनर्जी का ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो हमें एनर्जी चाहिए होगा। यस सर। अब यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए होगा वो कुछ अलग तरीके से होता है। सबसे पहले 1 से लेकर के 14 तक के एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर 15 से लेकर के 20 तक के एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे एटॉमिक नंबर नहीं इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के अगर 14 तक है, तब जाकर के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो ऑर्डर होगा वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखा, याद रखना इस बात को बेटा कि अगर आपके पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन को छोड़ के, यानी कि 1 से लेके नाइट्रोजन तक, बंद कर दो ऐसे बंद कर दो, ठंड लग रही है, तो ऑक्सीजन उसको छोड़ करके बाकी सबके लिए इधर देखते हैं ऑर्डर लिखा होगा। तो सबसे कम ऑर्डर किसका होगा, 1s से शुरुआत होगी, सबसे कम किसका होगा, सिग्मा 1s। फिर उसके बाद अगला नंबर आएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार, उसके बाद आएगा पाई 2px की, और ध्यान देना पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी हमेशा बराबर होगी, ठीक है। पाई 2px का और पाई 2py की एनर्जी बराबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz की एनर्जी, फिर आएगा ऑर्डर पाई स्टार 2, अगर पाई 2px और पाई 2py का बराबर है तो इसके स्टार का भी बराबर होगा, तो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी बराबर हो गई। उसके बाद आएगा, अब यहाँ पे होने के बाद बताओ, पाई ये होने ही हो गया, अब बचा कौन सा, सिग्मा स्टार 2pz। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने टोटल कितने ऑर्बिटल एक साथ मिक्स किए हैं,
1 2 3 4 5 इसके 5 ऐसे दूसरे एटम के टोटल कितने हैं 10। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनने चाहिए 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गए ना। तो ये कब का होगा जब आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 14 तक होगा। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 से 20 चला जाए, एक बात जरा ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3p3 आता है, सॉरी 2p3 आता है, याद है? मैं करके दिखा देता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 यही तो होगा। तो 2p3 का मतलब ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन को मिलाओगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को ऑलरेडी कराया जा चुका है। लेकिन जैसे 15 इलेक्ट्रॉन आएगा, 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी ना। पेयरिंग होगा तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में पेयर करते हैं तो इस तरीके से कुछ बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल तैयार होता है, ये यहाँ पे पेयरिंग शुरू होगा, इसकी एनर्जी अचानक से बढ़ जाती है। तो ये जब एनर्जी बढ़ जाती है तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो इन दोनों के बीच में आ जाता है। थोड़ा सा यही अंतर आता है, इधर देखो। और मैं आप ऑर्डर क्या लिख दूंगा, सिग्मा 1s, आगे क्या लिखूं बेटा बताओ, सिग्मा स्टार 1s, आगे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। अच्छा, सिग्मा स्टार 2s के बाद इस बार क्या आएगा, सिग्मा 2p, सिग्मा 2 पर भी सिग्मा 2p। यार पाई क्या पाई पाई 2px सर आप खुद ही निकालो। सर डंडा कब लगाओ। फूटेंगे यार। किताब बंद करो तुम अपना, जब देखो तुम उल्टा सीधा देखते रहते हो। सर इसमें एक डाउट था, किताब में लिखा हुआ है ये सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए है, O2 और F2। ये वाला, हां ये वाला किसके लिए लिखा हुआ है, O2 और F2। O2 और F2 के लिए लिखा हुआ है। चलो अपनी किताब में देख लो। अच्छा, मैं एक बार, मैं मेरे पास भी किताब है, मैं देख एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास, मेरे पास भी है। सर उसकी कुछ पन्नी गिर गिरी। गया। ओ कुछ गिर सब कुछ तो गया। गिरा होगा बेटा बाद में। सीक्रेट। एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल O2 एंड F2 आर गिवन बिलो। जी सर। तो ये वाला ऑर्डर लिखा हुआ है given below में। दादाजी ज्यादा दिमाग में चला बंद कर दो, बुढ़े हो चुके हो। बुक बंद कर बुढ़ापा आते आते इसका दिमाग ठीक है। सर इनमें बुढ़ापा आ गया, कोई बात नहीं समझा करो। सर पढ़ा देना इसको बंद। बुक बंद कर। निधि को कैसे हमने अभी थोड़ा क्वेश्चन किया। फर्जी चीजें पोपट कुछ भी ऐसे दिमाग में आ जाता है। ओके, तो अब अगला देखेंगे, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2p है। ठीक है, अब फिर से एक बार समझते हैं। मैंने अभी क्या बोला कि 15 के बाद ऑर्बिटल में एनर्जी पेयर होने लगते हैं। तो पेयरिंग होने की वजह से ये जो पोर्शन है ना, ये बढ़ जाता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और इस वजह से ये इसके जस्ट बाद आ जाता है। तो मैंने सिग्मा 2p पहले लिख दिया। अब इसके बाद अगला नंबर किसका आएगा बताओ, ये आ जाएगा क्या होगा, पाई 2px 2px और 2py पाई 2py। 2py। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पाई स्टार पाई 2px और पाई स्टार 2py। सबसे आखिरी में क्या आएगा, सिग्मा 2pz सिग्मा सिग्मा स्टार 2p। 2pz। ठीक है, ये इसका एनर्जी का ऑर्डर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 से लेके 14 तक का मतलब होता है हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक। 1 से लेके 14 तक का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 हाइड्रोजन मिलते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन बन जाता है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 नाइट्रोजन मिलते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो 1 से लेके 14 तक का ये ऑर्डर हो गया। अच्छा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन 15 से लेकर के 20 तक है। तो 15 से 20 का मतलब होता है इसके जस्ट बाद कौन सा होता है, O2 से लेकर के F2 तक ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो O2 से लेकर F2 तक का ऑर्डर ये हुआ और H2 से लेकर N2 तक का ऑर्डर ये हुआ। लेकिन अगर क्या हो, अगर H2 प्लस आ जाए, N2 प्लस आ जाए, N2 माइनस आ जाए तो सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनकी बातों को ध्यान इग्नोर करते हुए 1 से लेकर 15 लिखा था। तो दिमाग जितना है बेटा उतना ही लगाया कर, जितना लिखूँ ना उतना चुपचाप मान लिया कर, फर्जी में अपना दिमाग मत लगा। ठीक है, चलो इसे नोट करो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अब हम लोग इस ऑर्बिटल को एक बार वापस से ओवरलैप करा करके S और S के ऑर्बिटल को ओवरलैप कराएंगे। फिर
अब 1s के ऑर्बिटल को ओवरलैप करा देंगे तो 2s उसी जैसा होगा। हाँ। ठीक है। अब इसी तरीके से मान लो pz का ओवरलैपिंग थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन px और py कितने की जैसी भी तीन दोनों में से किसी एक को देखेंगे। तो तीन ऑर्बिटल हम लोग देखेंगे, एक 1s की ओवरलैपिंग, फिर pz की ओवरलैपिंग और px से आप py की किसी एक की ओवरलैपिंग। ठीक है। तो सबसे पहले 1s वाला इधर देखना, आवाज नहीं करेगा कोई। ये आपका 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s। यस सर। ऐसे ही एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है आपका 1s। ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गया 1s और 1s। अब जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल तैयार होगा, यस सुनो। हाँ। एक को आप बोलोगे बॉन्डिंग और एक को बोलोगे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। क्या s और s के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा? हाँ। ठीक है। तो ये जो बनेगा ये कौन सा होगा सिग्मा, और ये कौन सा बनेगा, सॉरी ये सिग्मा स्टार बनेगा, और जबकि ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 1s। क्लियर है? जी सर। फिर से एक बार चीज़ों को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। सिग्मा यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बना था, जब सेम फेज में ओवरलैपिंग हुई थी या अपोजिट फेज में, और एंटी बॉन्डिंग कब बना था Opposite फेज में। अब इसको ऐसे समझा रहा हूँ, यानी कि ये रहा आपका सिग्मा, ये 1s वाला है, ये एक दूसरा 1s है। आप दोनों 1s को कंबाइन किए थे, ऐड किए थे। अच्छा, बॉन्डिंग में दोनों ऐड हुए थे और एंटी बॉन्डिंग में दोनों सबट्रैक्ट हुए थे, ये हुआ था। तो अगर आपने कहा ये चाई ए है और ये चाई बी है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो चाई ए प्लस चाई बी होगा, यस और नो। अब इससे क्या हुआ था, दो न्यूक्लियस ये रहा और इस न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ऐसे बढ़ गया था। तो इससे जो ये आएगा चाई ए प्लस चाई बी, क्लियर है? यस। तो ये आपका एक ऑर्बिटल तैयार हुआ जिसका नाम है सिग्मा 1s। ये किसका ऑर्बिटल है बेटा? सिग्मा 1s के ऑर्बिटल, बीच में बना। क्लियर है ना? नहीं भाई, तो ठीक है। न्यूक्लियस के बीच में पहले समझो दो न्यूक्लियस है, उन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस साफ साफ क्लियर दिख रहा है। लेकिन जरा ऊपर वाला देखते हैं। ऊपर वाले में मैंने कहा था ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस है। इस बार ये दोनों सबट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे? Subtract। आपने कहा कि ये चाई ए और ये चाई बी, अब दोनों को सबट्रैक्ट किया तो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे, इस न्यूक्लियस के इस तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे, बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम कम थे, या फिर आप जीरो बोल सकते हैं। यस। इससे आप कहेंगे कि एक आपके पास एक ये वाला एक लाइन दिख रही है ना, हाँ। ये लाइन यानी कि वो लाइन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो है, हम उसे क्या बोलते थे? नोड। तो क्या ये नोड हो गया? हाँ। ये हो गया आपका नोड। और आप कहेंगे कि यहाँ पे चाई ए माइनस चाई बी है, क्या इसको मैं, ये है आपका, ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? ये कौन सा ऑर्बिटल है? सिग्मा 1s। और ये कौन सा ऑर्बिटल है? सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है? हाँ। तो ये आपका सबसे पहला वाला ऑर्बिटल है। यस सर। पहले आप इसको नोट कर लो, एक एक करके सिखाऊंगा। बॉन्डिंग में नहीं होगा। किसमें बेटा? ये एनर्जी का अपवर्ड डायरेक्शन है, ये और एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, कंबाइन हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार है। ठीक है ना? से हेडिंग क्या है? डायग्राम है भाई। एनर्जी ऑर्बिटल ही तो चल रहा है, इसका डायग्राम है। सोचो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन दिखाना होता, मैं कहता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, नीचे या ऊपर? नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल। स्टेबिलिटी पीजे, ये है 2 पीजे। बंद कर दो बेटा, ऐसे ये सीधी। पानी पानी हो दोनों में 2 पीजे 2 पीजे, ये भी 2 पीजे है और ये भी 2 पीजे है। जब दोनों 2 पीजे आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो तरीके का ओवरलैपिंग होगा, एक में बनेगा तो सिग्मा ही, लेकिन एक में बॉन्डिंग और एक में एंटी। एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाला क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, नीचे से। तो आप कहेंगे सर ये सिग्मा 2 पीजे है, जबकि ऊपर वाला क्या है, सिग्मा स्टार 2 पीजे।
ठीक है। यस सर। तो एक सिग्मा 2pz हो गया, एक सिग्मा स्टार 2pz। ओके, अब सवाल ये है, अब इधर देखो, एनर्जी ज्यादा होगी। वो बोल रहे हैं। पहले इधर देखो, उधर देखो। सिग्मा 2pz ये हो गया। अब मैं इसको समझाने की फिर से एक बार कोशिश करूंगा। जब मैं ओवरलैपिंग करा रहा था उस टाइम पे ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने इसमें डाला, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब जो ओवरलैपिंग हो रही है उसमें p वाला, मान लो ये p ऑर्बिटल है ना, pz का मैं ऐसे एक नोट बनाता हूँ, ये एक pz, एक दूसरा pz मैंने ऐसे कर दिया, ये दूसरा pz है, ठीक। यहाँ पे भी दोनों pz आपस में ओवरलैप कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये दोनों आपस में ओवरलैप करें, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, बड़ा बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप कहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ और नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ, ऐसे हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये समझने वाली बात है। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप होंगे तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है और ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के इस तरफ और इस तरफ बीच में बड़ा सा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये लोब बीच वाला पॉजिटिव लोब हो गया, ये नेगेटिव, नेगेटिव। ऐसा लोब दिख रहा है, यस सर। कोई बात नहीं। अब दूसरे वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। छोटा ऊपर वाले जब बात करेंगे ना, दो न्यूक्लियस के बीच में है। एक्चुअली इस न्यूक्लियस में आप देखेंगे ये ऊपर पीछे, मैंने बोला था ना ओवरलैपिंग पीछे के साइड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे पीछे के साइड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम होंगे, ये बिल्कुल मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। तो क्या यहाँ पे भी आपको एक लोब दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक नोड दिख रहा होगा, ये सुनो। तो ये नोड आपको यहाँ दिख रहा, ये कौन सा बेटा, नेगेटिव का, पॉजिटिव, नेगेटिव का, नेगेटिव का, पॉजिटिव का, पॉजिटिव का, ठीक है ना। ये आपको नोट दिख रहा है, ऐसे दिखता है सर। अच्छा। पॉजिटिव का, नेगेटिव का, और इस तरफ नेगेटिव का और इस तरफ पॉजिटिव का, ठीक है ना। ये पॉजिटिव वाला नोड छोटा सा है, ये नेगेटिव वाला नोड छोटा सा है। अब बताओ क्या इसमें कोई नोड क्या आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जहाँ पे जीरो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस है, क्या ये जीरो है? तो ये हो गया आपका नोड, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ऑर्बिटल तैयार हुआ कौन सा, ये सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2pz, और ये कौन सा है, सिग्मा 2pz। फिर से आपसे पूछा जाए, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz में किस में नोड पाया जाता है? सिग्मा स्टार 2pz। जिसमें स्टार है उसमें नोड है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, जबकि ये कौन सा ऑर्बिटल है? मॉलिक्यूल देखो क्लियर हो गया इसको, समझ आएगा। अब आ गया समझ में। अब देखो 2py py का ओवरलैपिंग करा रहे हैं। तो एक है आपका 2py और दूसरा वाला भी क्या है, 2py। दो 2py को आपस में ओवरलैप करेंगे तो फिर से दो 2py बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, py के ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई। तो ये क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। पाई स्टार 2py और ये क्या होना चाहिए, पाई 2py। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन, ये तो सेम है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जब py का ओवरलैपिंग होता है तो py मैं ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ। हाँ, तो ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। और दूसरा ओवरलैपिंग हमारा नीचे से ऐसे कराते हैं। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इधर बताओ, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है और ये नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव पोर्शन, ये नेगेटिव पोर्शन, ये नेगेटिव पोर्शन, ये पॉजिटिव पोर्शन आपस में ओवरलैप करेगा। पिछली बार देखो यहाँ पे भी तो ओवरलैपिंग करा रहे थे, हाँ। ये हमें लग रहा है ओवरलैप करे लेकिन ओवरलैप नहीं करता है। ये देखो, ये थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा। तो ये इधर वाला ये पोर्शन और इधर ये, ठीक है। ये न्यूक्लियस और ये दूसरा वाला न्यूक्लियस, इसका ये ओवरलैप करेंगे नहीं। रिपल्शन हो रहा है। छोटा बनाएंगे ना सर। वही तो ये आप ये मत सोचना कि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये साइन नहीं है, ये चार्ज नहीं है, ये साइन है, ये साइन है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैं आप ये ऐसे यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी बॉडी की ये 50% ये ओरिजिन है,
इसके ऊपर वाला पोर्शन मेरा पॉजिटिव है, नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव है, क्योंकि मैं यहाँ पे, ये मेरा ओरिजिन है। हाँ। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि पॉजिटिव किसी और का ओरिजिन ऐड हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ये एक सिंपल लाइन है जो आपको बेस लाइन के ऊपर और नेगेटिव पोर्शन की बात कर रहा है। बेस लाइन के ऊपर वाला पॉजिटिव, बेस लाइन के नीचे वाला नेगेटिव। सर वो भी इधर। ठीक है, लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे? बात छोटे और बड़े की नहीं, बात यह है कि उनका ओवरलैपिंग जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे जो चांसेस है ना इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग का, वो ये है। और आप कहेंगे ये पॉजिटिव, देखो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को मिलाया था, लेकिन मिल नहीं पाए थे, थोड़ा सा छोटे हो गया। यहाँ पे भी होगा, दोनों छोटे छोटे हो जाएंगे। ये वो अलग बात है कि जब एक इक्वल रेशियो में सब डिक्रीज होते हैं, तो मैं उनका डिक्रीमेंट चाहे जैसे बनाऊं तो इक्वल ही दिखेंगे ना, सब इक्वल ही होंगे, क्योंकि डिक्रीमेंट इक्वल में हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, ये कौन सा है नेगेटिव, ये कौन सा है नेगेटिव, ये कौन सा है पॉजिटिव। इसमें कितने नोड आपको दिख रहे हैं? दो नोड। एक नोड ये दिख रहा है, ये भी आपका नोड है, और एक नोड आपका ये दिख रहा है, ये आपका नोड है। लेकिन जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ, अगर ये दोनों पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ बड़ा हुआ और नेगेटिव का नेगेटिव के साथ बड़ा ओवरलैप हो जाएगा। करेंगे, तो दो न्यूक्लियस तो आपको दिखेगा। इन न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस आपको ज्यादा। ज्यादा होंगे। क्लियर ना? तो ऊपर वाला ये पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव। क्या इसमें कोई नोड है? नहीं। इसमें नोड है, लेकिन इसमें कोई भी नोड नहीं है। तो ये जो बना, ये कौन सा बना? पाई 2p वाई, और ये का बना पाई 2p। फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट जे का क्वेश्चन। Which one have two node? Pi 2py, pi star 2py, sigma 2px, sigma 2pz and sigma star. Second of B, 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 B. But क्योंकि Sigma 2p है। पाई स्टार 2p pi star 2py में दो नोड है, sigma star में एक नोड था, और sigma में एक भी नोड नहीं था। इसको अपनी कॉपी में नोट करें जल्दी से। जी बनाया हुआ था, देखा मैंने, नहीं मैं करवाया। आपको ये देख लेता है। मैंने बताया था इसको। आज ही रात को। तो आपको दो नोट दिख गए? ठीक, हाँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस या माइनस की चिंता मत करो। शाम के टाइम में आप थी लगा क्लास नहीं, आज मेरा साकेत है। आज इवनिंग में मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, साकेत मैम में। पढ़ाएंगी। इधर देखो, सबर। अभी ये हो गया ना, आपको ये पूरा होगा। आप फाइनली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इस स्टेप का आखिरी जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। आप तो बोल रहे थे टफ सेगमेंट है। टफ नहीं था? नहीं सर। घर पे जाके देखिए, ठीक है। घर जाके पढ़ना। हाँ सब समझ में आते हैं। घर जाके पढ़ना। हाँ सब समझ आ रहा है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर हेडिंग। तब तो मुझे heading ही समझ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। मुझे भी जाना है पानी पीने। सर अभी स्टार्ट मत करो, बस 5 मिनट में आ रही हूँ पक्का। देखो, मॉलिक्यूलर बिहेवियर का मतलब क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, हम सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के बनने के दौरान उसके बीच में कितने बॉन्ड बने थे। बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। सर इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर में इसमें पहला हेडिंग डालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर में पहले हेडिंग डालेंगे। बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जल्दी से बता दो, पहले बताया जा चुका है। किसी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, वही क्या कहलाता है? लिखें, बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज, बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज, bond order is defined as 1/2 the difference between number of electron
डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in bonding and anti-bonding orbitals। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होगा, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। अब सवाल ये है कि आखिर ये NB क्या है। NB का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग, और Nb क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आपको Na पता है, Nb पता है, तो आप बड़े आराम से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लोगे। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, आपको पता है। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बताना जरा, क्या है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यस और नो? यस सर। अच्छा, अगर बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, NB के या Na के? NB के। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देख करके आप बता सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है और उसकी स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है। जल्दी से मुझे बता दो, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या कोई रिलेशन बताया गया था? बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद है? मैंने आपको बताया था अगर सिंगल बॉन्ड है तो ज्यादा बड़ा होगा, डबल बॉन्ड है तो छोटा होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो और छोटा होगा। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आपको ये भी पता है अगर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आप समझ गए होंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा क्या बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, यस और नो? यस, प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीके से हमने बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ सबको एक साथ कंबाइन कर लिया। यानी कि अगर हमें मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाए तो हम सब कुछ पता कर सकते हैं। सवाल है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता चलेगा? तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू NB माइनस Na बाई 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है ना? ओके। अब है मैग्नेटिक बिहेवियर, अगली हेडिंग है आपकी मैग्नेटिक बिहेवियर। सर बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हाँ, छोटी बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक नेचर। सर इसके नीचे लिख देना, मैग्नेटिक नेचर लिख लो बेटा, नीचे लिख लो। मैग्नेटिक नेचर नेक्स्ट हेडिंग होगा। मैग्नेटिक नेचर का मतलब या तो कोई भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा या तो वो डायामैग्नेटिक, यही तो होगा। वो बता रहे हैं। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है पहले ये देखेंगे। पैरामैग्नेटिक का मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो उसे पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, और ऐसा मॉलिक्यूल जो मैग्नेट से रिपेल हो उसे डायामैग्नेटिक बोलेंगे। तो कैसे पता चलेगा पैरामैग्नेटिक क्या है? अट्रैक्ट हो किससे? मैग्नेट से। अच्छा, अट्रैक्ट कौन होता है, सिंगल या कपल? सिंगल। तो यानी कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल कपल हो गए? जिसमें सिंगल कपल ऑलरेडी कपल के बोल सिंगल बोला था मैंने। कोई बात नहीं, अच्छा लड़ो मत, सिंगल और कपल के लिए लड़ो मत, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है तो समझ लेना उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो रिपेल हो रहा है तो समझ लेना सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होगा ऐसा मटेरियल या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखेंगे पैरामैग्नेटिक का मतलब मॉलिक्यूल हैविंग एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूपीई का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उत्तर प्रदेश का इलेक्ट्रॉन नहीं है।
ठीक है, बाद में आप लोगों के दिमाग में आया कि उत्तर प्रदेश वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया। तो यूपी का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा वो क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक बता दो बेटा, समझ गया होगे? इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। हाँ, मॉलिक्यूल हैविंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। मॉलिक्यूल हैविंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, और किसी एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड है तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं है? उसके लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 28 वाले। हाँ, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जब हम मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहला मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो है आपका H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 2। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो दो हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 2। दो। अब क्या ये 1 से लेकर के 14 वाले रेंज में आ रहा है? हाँ। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे लिखते थे, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो मैंने लिख दिया सिग्मा ns2, और जबकि सिग्मा स्टार वाले में एक भी नहीं, तो सिग्मा स्टार वाला 0 हो गया। क्लियर हो गया? दूसरे वाले को लिखना जरूरी है। हाँ, लिखना जरूरी है, क्योंकि जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो दो एंटी और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों को तैयार होंगे, तो लिखना है। वो अलग बात है कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन लिखना दोनों पड़ेगा। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे सिग्मा 1s2 लिख दिया और सिग्मा 1 स्टार में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 हो गया। तो जल्दी से मुझे बॉन्ड ऑर्डर समझा दो। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ? Nb माइनस Na/2। Nb यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस माइनस 0/2। 0/2 कितना होगा? 1। आपने कहा कि सर इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कौन से कितने बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब सवाल है मैग्नेटिक बिहेवियर का। तो बताओ मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। क्योंकि ये पेयर्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर्ड है, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक। अच्छा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब एक और बता दो इसी टाइम पे। मैंने कहा H2 के बजाय He2 लेता मैं, हीलियम। तो जल्दी से मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। 4। तो आप कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, Yes, sir. सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो Nb बताओ, सॉरी मैं कहूँ बॉन्ड ऑर्डर बताओ। 0। तो आप कहेंगे 2 माइनस 2/2 यानी कि 0। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। इसीलिए हीलियम को इनर्ट बोलते हैं, क्योंकि उसका कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनता। तो आप लिखेंगे मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? Yes, sir. तो हीलियम मॉलिक्यूल का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। आपका आंसर आएगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इज 0। दैट मींस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है ना? जल्दी से नोट करो। लिथियम के लिए Li2 बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। आपने कहा 6 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही करेगा, तो आप कहेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। तो नहीं, 2 2 4 2 0 6 तो लिख दिए 0। ठीक है ना? अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से बता दो बेटा। आप कहोगे बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ। -1। 2 2 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2/2 आंसर 1। तो लिथियम कितने बॉन्ड बनाता है? अगर लिथियम मॉलिक्यूल बनाएगा कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। सिंगल। अच्छा, मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो, डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। इसमें 2 है। ओके।
अच्छा इसी तरीके से लिथियम हो गया। अब कोई मुझे कार्बन का बताए C2, बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जल्दी बताओ। 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। अभी 4 बचे हैं। अच्छा सिग्मा 2s2 के बाद आया था सिग्मा 2p पाई पाई आया था। क्या आया था? पाई 2px और पाई स्टार सॉरी पाई 2py यही आया था। अब हमारे पास कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 1 2 10 2 12। अच्छा दोनों में बराबर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? अब आपने कहा कि सर टोटल 12 हो गए, डन है। मैं आपसे बस पूछना चाह रहा हूँ कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। आप कहेंगे कि बॉन्डिंग के 2 2 4 2 6 2 8 8 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग चार। 8 माइनस 4/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 यानी कि कार्बन जब भी कभी बॉन्ड बनाएगा C2 सर मॉलिक्यूल सी में लिख दिया आपने। सॉरी कार्बन जब भी कभी बॉन्ड बनाएगा कितना बनाएगा? डबल Double बॉन्ड bond। बनाएगा। एक खास बात ध्यान देना, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से हैं? पाई वाले आए हैं। तो ये वाला बॉन्ड भी कौन सा है? पाई। और ये वाला बॉन्ड भी कौन सा है? पाई। फिर से बताऊं, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक पाई बॉन्ड बना दिए, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक पाई बॉन्ड बना दिए, तो ये भी पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड। जबकि इधर देखो एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? सिग्मा। सिग्मा 2ps, इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा? सिग्मा। लेकिन यहाँ पे अब हाइड्रोजन वाले में देखो जो बॉन्ड है वो सिग्मा है या पाई? क्यों? क्योंकि सिग्मा वाला बॉन्ड बना रहा है, ये भी कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड। जबकि C2 मॉलिक्यूल में ये भी बॉन्ड पाई है और ये वाला भी बॉन्ड। बहुत विशेष क्वेश्चन है ये कंपटीशन का। एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाओ, बताओ जो कार्बन से बना हुआ है और जिसमें दो बॉन्ड हैं और दोनों पाई। C2 मॉलिक्यूल। C2 मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो बॉन्ड है और दोनों पाई है। बट ज़्यादातर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि C2H2 अगर मैं बनाऊंगा यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो ये भी पाई और ये भी पाई होगा। नहीं, इसमें सिग्मा और एक पाई है। ये बताया था ना? इसमें 4 हाइड्रोजन सॉरी नहीं तो C2H4 ही ले लो। C2H4 है। तो आपने कहा कि इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है। जबकि C2 में क्या है? C2 में सिर्फ दो बॉन्ड हैं और दोनों कौन से बॉन्ड हैं? पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया ना? रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि मैंने आपको बताया था इस टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड होगा, जबकि ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसमें दोनों बॉन्ड पाई हैं। लेकिन कभी गलती ये मत कर देना, इसमें कौन से हैं दोनों? एक सिग्मा और एक पाई। ये हाइब्रिडाइजेशन से बना है। ये किससे बना है? हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट से। जबकि ये वाला कॉन्सेप्ट किससे आया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला। इसको नोट करना। बताओ मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डाया। ठीक है ना? अब आप लोग ये C2 हो गया ना, B2 का बना के बताओगे पूरा। पहले नोट करो उसके बाद B2 का बनाओ। C2 मैंने कर दिया, B2 एक स्टेप आप पीछे जाओगे। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 10। सहम करेंगे मत करो। हमने बात की है B2 की। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। सिग्मा स्टार के बाद आएगा पाई, पाई 2px और पाई 2py क्या है? बराबर है। अब चूंकि पाई 2px और पाई 2py बराबर है और आप लोगों ने रूल्स पढ़ा था, जब बराबर एनर्जी वाले होते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो अब आपका बॉन्ड ऑर्डर जल्दी बताओ क्या आएगा? आपने कहा 2 2 4 1 5 1 6, 6 माइनस 2 2 4, 6 माइनस 4/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। चलो बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ तो आप क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक। क्यों?
सिंगल सिंगल लास्ट वाला सिंगल ठीक। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? दो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? दो। 2। अब जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, और इस मैग्नेटिज्म को जानने के लिए मैग्नेटिक मोमेंटम पढ़ाया गया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू का फॉर्मूला दिया गया था n+2। याद नहीं होगा लेकिन याद दिला दूं। तो मैग्नेटिक मोमेंटम n+2 यानी कि n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से मुझे बता दो, इसका यूनिट हुआ करता था bm यानी कि बोहर्स मैग्नेट्रॉन। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा? क्या 2√2 आ जाएगा? तो आपका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आ गया? 2√2। यूनिट क्या होगा? ठीक है। वेयर म्यू इज द मैग्नेटिक मोमेंटम। म्यू क्या है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंटम। म्यू आपका मैग्नेटिक मोमेंटम है। जल्दी से इसको नोट करो। बीएम है यूनिट, बोहर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं इसे। क्या? बोहर्स मैग्नेटॉन बीएम। म्यू है मैग्नेटिक मोमेंटम और ये है यूनिट है बीएम बोहर्स मैग्नेटॉन। मतलब जिसमें पैरामैग्नेटिक होगा उसमें म्यू निकालना होगा। नहीं, जो मर्जी है, ये तो मैंने आपको कॉम्पिटिशन पर्पज से बताया था। आपका मन नहीं है मत निकालो। तो अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा, और कितना होगा आपको मैंने ये भी बता दिया। ठीक है ना? इसे रेज कर दूं इधर। यस सर, अब तो समझ आ गया। अगर ये है तो जल्दी से मुझे बताओ, एक स्टेप और पीछे चले जाओ। Be2 का जल्दी से करके बताओ। Be2 कितने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? आपने कहा 8। तो जल्दी से बताओ 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दो बेटा। सर बोर आ रहा है इसका 0, मतलब वो बोर नहीं। सिग्मा 1s2 आगे, सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार 1s2 आगे, सिग्मा 2 2s सिग्मा 2s2 सिग्मा सिग्मा स्टार स्टार 2s2। बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 0 4 - 4 0 यानी कि 0। क्या मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? प्रेजेंट एक्सिस्ट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। अब हम घर से करके लाएंगे। ठीक है। अब आप लोगों का काम है, घर से करके नहीं लाओगे, अभी करोगे। 15 से 20 15 यानी कि सबसे पहले आप ऑक्सीजन का करोगे, नहीं नाइट्रोजन का करोगे। कार्बन तक हुआ है ना, C2 तक हुआ है। अब N2 का जा करके दिखाओ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी बताओ। 14 इसमें करने दो। हाँ तुम ही कर रहे हो, मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉन लिख दिया। 14। आ जाओ चलो N2 वाले पे। आपने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px एंड पाई 2py। क्या दोनों दो कर देंगे? सिग्मा 2p तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 4 6 और 10 10 - 4/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। अच्छा, अब आपको पता है नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, ये तो हो गया। बताओ पैरामैग्नेटिक हटाया, डायमैग्नेटिक एक मॉलिक्यूल। अब O2 का जल्दी से करो। O2 और N2 के लिए ऑर्डर बदल जाएगा थोड़ा सा। यस सर। हाँ, उसका यूज करना। डबल बॉन्ड होगा। O2 में डबल बॉन्ड होगा। यस सर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 60। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा। 1s2 सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार स्टार 1s2 और सर ये पैरा होगा। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p पाई जेड 2px पैरा है ना? पाई
2px 2 y 2p y 2 2py आगे सिग्मा 2pz 2 सिग्मा 2pz। अरे यार शिट ओके पाई स्टार आगे क्या है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 तो पाई स्टार 2p x का 1 एंड पाई स्टार 2p y में भी 1। पैरा होगा सर ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक पैरा पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर जल्दी से बता दो। बॉन्ड ऑर्डर है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस 2 2 4 5 6 6/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो गया। पैरा या डाया पैरामैग्नेटिक। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? देखता हूँ कितने लोग बनाते हैं। F2 मॉलिक्यूल के बारे में सब कुछ बताना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2 आगे पाई स्टार 2px2 एंड पाई स्टार 2py2। तो आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, आपने कहा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस 2 2 4 2 6 2 8 बाई 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक बिहेवियर, तो आपने कहा डाया मैग्नेटिक। क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी? ओके, एक लास्ट नियॉन। इन्होंने क्वेश्चन पूछा था सर क्या 20 नहीं हो सकता नियॉन? तो एक बार नियॉन भी बनाएंगे। 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ Ne2 सर नहीं हो सकता Doesn't exist, सर डज नॉट एग्जिस्ट। yes sir. लेकिन लास्ट में ठीक किया Zero आ गई। Ne2 मॉलिक्यूल यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन हाँ लेकिन और 20 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने ये आखिरी में कर दी। तो मैं पूरा ऐसे नहीं करने के बजाय सब आखिरी में कर दूंगा। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py का 2 एंड सिग्मा स्टार 2pz में भी 2 आएगा, यही ना? तो आपने कहा बॉन्ड ऑर्डर निकाला, कितना है बेटा? 10 माइनस 10/2 यानी कि 0। तो मॉलिक्यूल doesn't exist डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या इसके लिए वैलिड होगी चीज़ें? नहीं सर। इसीलिए हम लोगों ने F2 तक लिखा था। किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बड़े आराम से आपने कर लिया। हाँ। आपने उसका पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी आराम से कैलकुलेट कर लिया और साथ ही साथ आप लोगों ने उसका बॉन्ड ऑर्डर भी बड़े आराम से कैलकुलेट कर लिया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहीं पे खत्म हो जाती है। यानी कि आपका इस पूरी मॉलिक्यूल को देख करके आप किसी भी मॉलिक्यूल के देख के उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हो और उसका बता सकते हो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, सब कुछ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके अब इस पूरी आज के लेक्चर में इस 2 घंटे के अप्रॉक्सीमेट जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका एक ट्रिक। अगर आप में से कोई पूरे 2 घंटे में माइंड को कंसंट्रेट करके नहीं बैठा होगा और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है। पूरी 2 घंटे के लेक्चर को 5 मिनट में कैसे समझें, इनके ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले इसको नोट करें फिर जाएं। सबसे पहले मैंने इस पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में सबसे पहले जाना कि कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है और कौन सा मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है और किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना है। पूरे टॉपिक में बस यही 3 चीजें तो निकाली हमने, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और बॉन्ड ऑर्डर। आओ इसको समझते हैं।
अगर आपको पता करना है पैरामैग्नेटिक तो बस आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कैलकुलेट किया। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो दो हो सकते हैं, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो आपने कहा सर अगर वो ऑड आ गया तो क्या होगा? भैया आज तक कोई ऐसा ऑड है जो पेयर बन सकता है? नहीं। कोई एक न एक तो बच जाएगा ना। हाँ। ऑड में एक न एक बचेगा जो पेयर नहीं होगा, और अगर वो सिंगल है तो अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो पैरामैग्नेटिक। तो अगर ऑड आ गया तो कैसा होगा? पैरा। लेकिन अगर वो इवन आया तो इवन डाया होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ, और वो है अगर मैं वो एक्चुअली डाया होगा। नेटिक एक्सेप्ट 10, 16 एंड 30। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये तीनों पैरा होंगे। ये तीनों कैसे होंगे बेटा? पैरा होंगे। इसके अलावा कोई भी इवन होगा वो सब कैसा होगा? डायामैग्नेटिक मेटेरियल होगा। ये तो आपका ट्रिक हुआ किसी भी मॉलिक्यूल को देख के ये पता करना कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। दूसरा, आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बॉन्ड ऑर्डर का जो ट्रिक है वो ये है, आपको बस इतना याद रखना है, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है वो है B माइनस ए बाई 2। बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग, डिवाइड बाई 2। तो B माइनस ए बाई 2। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आप बड़े आराम से इसे निकालो। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आपको O2 प्लस O2 प्लस प्लस O2 माइनस O2 माइनस माइनस ये मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल का आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और साथ में ये भी बताना है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। तो जल्दी से बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बस काउंट करना है। कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 17। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। 15 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 18 इलेक्ट्रॉन। तो आप तुरंत गए देख गए कौन सा ये पैरा होगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन वाला है, ये पैरा हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये ऐसे तुरंत लिख दिया पैरा। इसके लिए क्या लिखूंगा? डाया कैसे लिखूंगा? ऑड है, ऑड है तो क्या हो गया? पैरा। इसके लिए डाया, इसके लिए इसके लिए तो आपको डाया पैरा पता चल गया। ठीक है, अभी क्या पता करना है? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए बताओ, आप इधर देखो, आपने कहा 16 में ऊपर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 काउंट कर लो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस 2 2 4 4 नहीं सर वो भी है 10 ये है ना 6/2 यानी कि 4/2 आ गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अब इसका बाउंड ऑर्डर कितना आ गया बेटा? 2। ठीक है, O2 प्लस है, O2 प्लस यानी कि एक इसमें से कम करना था, एक कम करना था यानी कि इसमें से एक कम हो जाएगा, इसमें से एक कम होगा यानी कि ये बॉन्ड ऑर्डर 0.5, तो क्या हो जाएगा? 2.5। इधर देखो +2 यानी कि एक और कम करना है, तो यहाँ पे एक और कम करना है, तो क्या हो जाएगा? 6/2 यानी कि 3। क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे बताओ, O2 के बाद एक बढ़ाना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17। अब बताओ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 माइनस 2 2 4 2 6 1 7 7/2 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5, तो 1.5। इधर आ जाओ, हमने कहा क्या एक और बढ़ाया, तो 2 टोटल कितना हो जाएगा? 8 यानी कि 2/2 यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो आपने बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिया सबका, और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी सबका निकाल लिया ना? कोई दिक्कत परेशानी? एक और हमारे पास ऑप्शन, मैंने बोला था इसमें थोड़ा सा मेहनत करना होगा। एक और ऑप्शन है जो उन लोगों को जो ये भी नहीं चाहते कि मैं बाबा ट्रिपल बी, ये याद रखो, उनके लिए भी मेरे पास है। याद रखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से काउंट करना है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने काउंट किया, अगर वो इलेक्ट्रॉन 14 आ गया तो 14 किसका था बेटा? नाइट्रोजन का था, और नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ
कितने बॉन्ड बनाते हैं? ट्रिपल। ट्रिपल। उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? बस ये याद रखना, ये तो याद ही है। हाँ नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये तो सबको याद रहेगा, है ना। अब देखो, चाहे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करे चाहे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करे, एक इलेक्ट्रॉन के पीछे आधा बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। आओ देखते हैं, यानी कि अब इसको इधर देखो, इधर देखो, 14 इलेक्ट्रॉन से क्या हो सकता है? 15। हाँ तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, क्या हो गया? 2.5 आधा कम हुआ। अगला क्या हो गया? 16, बॉन्ड ऑर्डर आधा कम हो गया, क्या हो गया? 2। 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1.5 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 19 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 0.5 और 20 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? सर पीछे जाओगे तो बढ़ेगा। पीछे चले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पीछे जाऊंगा। मैंने बोला था चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ चाहे इलेक्ट्रॉन कम करो, एक इलेक्ट्रॉन के पीछे बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम हो जाएगा। ऊपर 13 लिखूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 12 लिखूंगा तो 11 लिखूंगा तो 1.5 10 लिखूंगा तो 9 लिखूंगा तो 8 लिखूंगा तो does not exist. क्या B2 मॉलिक्यूल BE2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट था? और कौन सा मॉलिक्यूल था? Ne2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट था। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, नोट कर लो। अब आपको हर एक मॉलिक्यूल को देख करके बॉन्ड ऑर्डर भी पता चल जाएगा और अदर एक इलेक्ट्रॉन। बार फिर से बताना बाबा वाली। क्या बेटा? 8 से इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक के है ना नहीं बाबू? सर, इलेक्ट्रॉन स्ट्रिक में सेकंड वाले में मान लो इलेक्ट्रॉन 7 में हाँ ये है, तो 7 के लिए इधर देख लो, 0.50 ऐसे वेरी करेगा। हाँ सबकी बात करें, देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 एक साथ इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ, तो 2 2 4 -3 4 -3 का मतलब 4 -3 1 1/2 ये कितना आ जाएगा? 0.5 तो 7 के लिए क्या हो जाएगा? 0.5। ठीक है, अब 6 की केस करते हैं, तो 2 2 4 2 6 4 -2 कितना आ गया? 2 2/2 कितना आ गया? 1। तो क्या आ गया? 1। सबर रखो, सबर रखो। अभी फिर हमने क्या किया? एक और कम कर दिया, 5 कर दिया। तो 5 के केस में इधर देखो, 2 2 4 एंड 5 3/2 3 सॉरी 3 -2 कितना है? 1 1/2 क्या है? 0.5। फिर आया 4 के लिए बताओ इधर 2 and 2 क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? 0। 2 के बाद अभी देखो 4 के बाद क्या आया? 3। तो 2 - 1 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। अब अगर 3 के केस में, अगर 2 के केस में कितना आएगा? 1। और फिर 1 के केस में कितना आएगा? 0.5 0.5। फिर 0 के केस में कितना आएगा? 0। ये इधर वाला जो पोर्शन है वो किस में आ रहा है? आप देखेंगे 0.5 1 0.5 1 कॉपी करा। ये 8 से ऊपर वाला आप इधर से बाबा से ही काम कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे वाला आपको पता है 14 को बस याद रखना है। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। तो अगर 14 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़े चाहे एक इलेक्ट्रॉन कम हो, बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? ये आपका छोटा सा ट्रिक है जिससे आपको बॉन्ड ऑर्डर भी पता चल जाएगा, सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन मैंने बोला ना एक एक्सेप्शन छुपा के रखता हूँ, बता दे रहा हूँ कि मेरी ट्रिक यहाँ पे आके फेल होगा। और सिर्फ मेरा ट्रिक नहीं, पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ पे फेल होता है, इसलिए मेरा ट्रिक फेल होगा। वो होगा CO+। जरा CO+ में देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने ट्रिक से निकालोगे तो कितना होगा? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो 6 and 8 के हो गया 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 13। तो 13 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। ये क्या पहला मॉलिक्यूल पूरी केमिस्ट्री में है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा होता है, 3.5। CO नहीं CO+। ठीक है, कितना हो गया? 3.5। इसको नोट करें, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आज की क्लास छोड़ दूंगा। इस ट्रिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, नहीं पता चला ट्रिक भूल गया। बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से शुरू करते हैं। ये 20 है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 19 पैरा, 18 डाया, 17 पैरा, 16 पैरा, क्यों? क्योंकि सेक्शन एक्सेप्शन में आया था। और 15 क्या है? पैरा। 14 क्या है? डाया। 13 क्या है? पैरा। 12 क्या है? डाया। 11 क्या है? पैरा। 10 क्या है? पैरा, क्योंकि एक्सेप्शन में आया था। ये क्या हो गया? पैरा। 8 क्या हो गया? डाया। 7 क्या हो गया? पैरा। 6 क्या हो गया? डाया। 5 क्या हो गया? पैरा। 4 क्या हो गया? डाया। 3 क्या हो गया? पैरा। 2 क्या हो गया? डाया। 1 क्या हो गया? पैरा। ऑड वाले
पैरा, इवन वाले डाया। इवन वाले में कौन कौन छोड़ना है? 10, 16 एंड 13। बस खत्म। किसी भी मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, और साथ ही साथ आप बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में सारी चीजें कैलकुलेट। इसे इरेज कर दो ना इधर। एक बात बेटा इधर देखना, फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया है तो बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो अगर आपको एक चीज पता चल गया तो अपने आप सारी चीजें निकालो। ओके, इधर देखना बेटा, चलो क्वेश्चन करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है, फटाफट आपको बताना N2 अभी नहीं सब्र रखो, एक एक करके मैं सब करवाऊंगा, ठीक है। तो N2 प्लस N2 प्लस प्लस N2 माइनस N2 माइनस, O2 वाला तो हो गया, ठीक है। CO प्लस CO माइनस, ठीक है। CN प्लस CN माइनस, और O2 का तो मैंने अभी भी करा दिया पूरा। तो NO प्लस NO माइनस, NO प्लस प्लस NO माइनस माइनस, CN प्लस प्लस CN माइनस माइनस। सारे सवाल मैंने एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए। अब आपको बताना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, और फिर फाइनली आपको ये बताना है कि पूरी मॉलिक्यूल में सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी है और सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी है। N2 भी करवा चुका। कोई बात नहीं, तो मैंने इस तरफ लिख दिया, एक तरफ मैं लिखूंगा मॉलिक्यूल, एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, मॉलिक्यूल, और इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इधर बॉन्ड ऑर्डर, पैरा या मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना। शुरू हो जाए। सबसे पहला हमारा, सर रुको, आराम से सब्र से करूंगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ ना, N2 प्लस प्लस N2 माइनस माइनस CO प्लस CO माइनस CN प्लस CN माइनस NO प्लस NO माइनस। सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी CO प्लस की। NO प्लस तक हो गया है, तो NO माइनस NO प्लस प्लस NO माइनस माइनस CN प्लस प्लस CN माइनस माइनस। फटाफट इलेक्ट्रॉन बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितने हैं? 14। अभी कोई लिखेगा नहीं, इधर देख लो, पहले इधर देखो, आप बताओगे फिर लिखना, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। पैरा या डाया? पैरा 14 पैरा था, डाया ऑड है या इवन? पैरा होगा, इवन पैरा डाया 14 इलेक्ट्रॉन क्या? डाया तो जी मैं कब से बताया, ऑड वाले जो होंगे वो पैरा होंगे, डाया इवन वाले डाया होंगे। 10, 16 16 और 32। फिर आपने इधर पैरा को लिखवाया, डिफॉल्ट डाया होता है। खुद गलत लिखा टी है। लिखा है तूने भी ब्रो। तो वो ऑड है ना। अरे ये एटॉमिक अरे पागल इवन नंबर के ऑफ लिए डाया होता इलेक्ट्रॉन है है ये। ऑड के लिए पाया होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना। ठीक है, अच्छा N2 प्लस में कोई बात नहीं, सबर। N2 प्लस में बताओ, 13 इलेक्ट्रॉन, पैरा या डाया? पैरा पैरा हो गया। बॉन्ड ऑर्डर बताओ, 2.5 2.5, एक से कम हो जाएगा, ठीक है। इधर 12 इलेक्ट्रॉन, 2 डाया, या N2 माइनस बताओ, 15 15 इलेक्ट्रॉन, पैरा या डाया? पैरा पैरा। बॉन्ड ऑर्डर 2.5 2.5, यहाँ पे 16 16 इलेक्ट्रॉन, पैरा या डाया? पैरा एक्सेप्शन, ठीक है। इधर बॉन्ड ऑर्डर 2
CO में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 8 6 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए डाया बॉन्ड ऑर्डर 3 यहाँ पे 14 में से एक चला गया, कितना हो गया 13 इलेक्ट्रॉन के लिए पैरा या डाया पैरा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 क्योंकि ये एक्सेप्शन। अब बताओ यहाँ पे कितना लिख दूं 17 15 सॉरी 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा पैरा हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5 अच्छा CN क्या हो गया बेटा 6 और 7 13 के लिए 13 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 पैरा ओके। इधर बताना बेटा 12 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर डाया अच्छा यहाँ पे 14 3 बॉन्ड ऑर्डर ओके। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला दो 15 15 के लिए क्या होगा 15 के लिए 2.5 पैरा यहाँ पे 14 3 बॉन्ड ऑर्डर इधर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन 13 नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 7 और ऑक्सीजन के पास 8 तो 8 7 14 और एक माइनस है तो अच्छा ठीक है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8 7 कितना हो गया 15 में एक तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा वो पैरा यहाँ पे 16 में से नहीं पहले तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 15 में से 15 में से 2 निकालेंगे कितना हो गया 13 इलेक्ट्रॉन के लिए ओके। इधर बताओ 17 के लिए 17 के लिए 1.5 पैरा या डाया ठीक है। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन 1.5 कितना आगा 1.5 इधर डाया पैरा या डाया यहाँ बताना अबे यार कितना होगा कितने होंगे 13 सात 13 और 13 में 2 और जाएगा 15 के लिए क्या होगा 2.5 पैरा सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ उसमें होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है CO+ और वो है सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर ढूंढ के बताओ किसमें है NO CN++ सर 1.5 NO माइनस और CN++ कौन कौन सा NO माइनस और CN+। इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा अब सुनो अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगा ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं देखेंगे हम देखेंगे साइज बताओ किसका है नाइट्रोजन यहाँ पे है ऑक्सीजन का साइज छोटा है या कार्बन का साइज छोटा है कार्बन का साइज छोटा होता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज बढ़ता है या कम होता है डिक्रीज तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है ना तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किसका होगा तो आप कहेंगे ये स्मॉलेस्ट बॉन्ड ऑर्डर और ये सॉरी ये लार्जेस्ट है बॉन्ड बॉन्ड लेंथ लार्जेस्ट चाहिए ना तो लार्जेस्ट तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट चाहिए और स्मॉलेस्ट इधर हो गया स्मॉलेस्ट ठीक है ना तो अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो बॉन्ड लेंथ किसका कम है हमें तो ज्यादा वाला बॉन्ड चाहिए था सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड किसका हो जाएगा इसका और सबसे स्मॉलेस्ट वाला बॉन्ड CO+ ठीक है क्या ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया Yes, sir. तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म कर दी और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो निचोड़ था वो आखिरी के 10 मिनट में मजे हमने आ। सीख लिया ठीक है Yes, sir. अब इस टॉपिक का इस पूरे चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक बचा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसे खत्म करके इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोल देंगे हाँ